हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट तमन्ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हमारी जो कंसेप्ट सीरीज़ चल रही है उसमें आज की जो वीडियो है हमारी वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उनका लीगल इफ़ेक्ट क्या होता है, क्या स्टेटस है, क्या हम उनको एनफोर्स करा सकते हैं, नहीं करा सकते, टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स, सेक्शन 31 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बताता है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। एक बार हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ़ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। सिंपल शब्दों में हम समझें दोस्तों तो इसका मतलब होता है कि जहाँ पे पार्टीज़ जो है वो डिसाइड करती है कि हम कुछ काम करेंगे या हम कुछ काम नहीं करेंगे, और ये जो इनकी परफॉर्मेंस है ये किस पे डिटरमाइंड है, ये डिटरमाइंड है किसी इवेंट के होने पे या नहीं होने पे। ये जो इवेंट होता है ना दोस्तों, अगर ये इवेंट हुआ या अगर ये इवेंट नहीं हुआ तो हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस देंगे या नहीं देंगे। ये इवेंट एक कोलेटरल, एक कंडीशन का काम कर रहा है। ये एक तरीके की कंडीशन है। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है या अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो हम हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस देंगे या नहीं देंगे। इस टाइप की जो संविदा होती है इसको हम समाश्रित संविदा, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसको हम एनफोर्स करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते हैं। इसको फ्रेंड्स, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको आप वेजरिंग एग्रीमेंट से कंफ्यूज मत होइएगा। वेजरिंग एग्रीमेंट तो एक करार का स्टेज है, ये वॉइड होता है, इसको हम एनफोर्स नहीं करा सकते, जैसे कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा था। वेजरिंग एग्रीमेंट में तो दोस्तों बस इतना सा हो रहा था कि अगर कुछ इवेंट होता है या अगर कुछ इवेंट नहीं होता है तो एक पार्टी को प्रॉफिट होगा, एक पार्टी को लॉस होगा। पार्टीज़ का इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर में, और उसका सब्जेक्ट मैटर जो था वो इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग वो खुद ही था। बट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित संविदा जो होती है, इसमें जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो होता है परफॉर्मेंस देना या नहीं देना, जो कि डिपेंड करता है किसी इवेंट के होने पे या नहीं होने पे। अब हम इसके एसेंशियल्स देखते हैं। एसेंशियल्स में सबसे पहला यही आता है कि कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ करने के या कुछ ना करने के लिए किया गया है, जो कि डिपेंड होता है किसी इवेंट के होने पे या नहीं होने पे। और ये जो इवेंट होता है ये अनसर्टेन होता है, पता नहीं होता है कि ये कब होगा या कितने टाइम में हो सकता है, होगा या नहीं होगा। यही आपकी जो है ये कंडीशन है, ये इवेंट आपका अनसर्टेन है, ये होता है या नहीं होता है तो हम काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसका सिंपल मतलब बस इतना ही है फ्रेंड्स। जहाँ दो पार्टी ने डिसाइड किया है, एक कंडीशन है कि कुछ इवेंट होना चाहिए या कुछ इवेंट नहीं होना चाहिए, अगर वो जो भी उनकी कंडीशन थी वो फुलफ़िल हो जाती है तो हम हमारी परफॉर्मेंस देंगे या नहीं देंगे। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित संविदा कहते हैं, जिसको एनफोर्स करवाया जा सकता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कब हम समाश्रित संविदा जो है हमारी, हम कब उसको एनफोर्स करवा सकते हैं, क्या ऐसी कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि वो एनफोर्स हो जाए, और अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती है तो क्या स्टेटस होगा। पहला आता है हैपनिंग ऑफ इवेंट। जहाँ पे पार्टी ने डिसाइड किया है कि ये अगर इवेंट हो जाता है तो हम हमारी परफॉर्मेंस देंगे। ऐसे में तो इवेंट जब हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस मिल जाएगी तो आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हो। अगर इवेंट नहीं हुआ या अगर इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को आप एनफोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि आपकी जो परफॉर्मेंस थी वो, उसका डिसाइडिंग फैक्टर क्या था, उसकी कंडीशन क्या थी, इवेंट का होना। अब हुआ ही नहीं तो आप कहाँ से परफॉर्मेंस दोगे, आप कहाँ से उसको एनफोर्स करवाओगे। अगला होता है नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। ये भी उसी टाइप का है, जहाँ आपकी कंडीशन ही ये है काम करने या ना करने की कि ये इवेंट जो है ये नहीं होना चाहिए। अगर वो इवेंट नहीं होता है तो आप अपनी परफॉर्मेंस दे दोगे, तो आप एनफोर्स करवा दोगे।
बट अगर इवेंट हो गया तो आप उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। नेक्स्ट आता है हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन फिक्स्ड टाइम। फ्रेंड्स, ये जो थर्ड वाला है ये और फर्स्ट हैपनिंग ऑफ इवेंट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें जो है, इसने हम मतलब जो पार्टीज़ ने डिसाइड किया था वो कोई फिक्स टाइम में नहीं किया था, उन्होंने तो बस बोल दिया था कि ये इवेंट होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, विद इन फिक्स्ड टाइम। अगर उस जो समय बाध्यता डाली है, जो फिक्स्ड टाइम डाला है, अगर उस ड्यूरेशन में नहीं हुआ वो काम, सॉरी, अगर उस ड्यूरेशन में वो काम हो जाता है, क्योंकि हम हैपनिंग की बात कर रहे हैं, अगर उस फिक्स्ड ड्यूरेशन में काम हो जाता है तो हम हमारी परफॉर्मेंस दे देंगे। अगर वो इवेंट अकर हो जाता है तो हम हमारी परफॉर्मेंस दे देंगे, और जैसे ही आप परफॉर्मेंस दोगे आप अपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हो। बट अगर उस समय बाध्यता को ध्यान रखते हुए, अगर उस समय बाध्यता में वो इवेंट नहीं हैपन होता है, तो इस पॉइंट पे तो आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपने एग्री किया था कि वो इवेंट होना चाहिए। तो अगर नहीं होता है तो आप कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। वहीं ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये इसका उल्टा ही है, जहां आपकी जो कोलेटरल कंडीशन है, जो आपका मेन पॉइंट है इवेंट के होने या ना होने का, जिसको हम डिसाइड करते हैं, इसमें हमने डिसाइड किया है कि नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट विद इन फिक्स टाइम, उस समय बाध्यता में वो इवेंट अगर नहीं होता है तो हम काम करेंगे, और अगर वो इवेंट नहीं हुआ, आपने काम कर दिया, आप अपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हो। बट कब एनफोर्स नहीं करवा सकते, जब उस समय बाध्यता में वो इवेंट हो जाता है। अगर वो इवेंट हो गया, आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, आप एनफोर्स नहीं करवा सकते। नेक्स्ट टाइप आता है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। इसमें हमने डिसाइड किया है कि जो भी पर्सन है वो पर्टिकुलर मैनर में काम करेगा, वो अगर जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वायरमेंट है उस मैनर में अगर काम करता है तो हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं। बट जहाँ पे अगर वो व्यक्ति है जो फ्यूचर कंडक्ट जिस पे डिपेंड करता है वो इम्पॉसिबल हो जाता है करने के लिए, या कुछ ऐसी कंटिंजेंसी, कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती है कि वो अपना वैसा कंडक्ट नहीं दे पा रहा है, तो आप अपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकते। आप तभी एनफोर्स करवा सकते हो जहाँ पे आपने जो भी मैनर डिसाइड किया था उसमें वो कंडक्ट आपको मिल गया है, उस मैनर में काम हो गया है, तो आप अपनी परफॉर्मेंस दे पा रहे हो। वैसी सिचुएशन में आप अपने समाश्रित संविदा जो है इसको एनफोर्स करवा सकते हो। एक टाइप आता है इम्पॉसिबल इवेंट, जो हमें पता है ऐसा हो ही नहीं सकता, जैसे कि दो पैरेलल लाइंस हमेशा पैरेलल ही रहेगी, वो कभी मिल नहीं सकती। अगर आप ऐसे पे डिपेंड करते हो, ऐसे इवेंट को अपनी कंडीशन बना लेते हो परफॉर्मेंस देने के लिए, तो ऐसे इवेंट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कभी भी एनफोर्स नहीं हो सकते, ये हमेशा वॉइड होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसी जो आपने डिसाइड किया है कि इम्पॉसिबल इवेंट पे आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड है, तो जब हमें पता है कि ये इवेंट कभी होगा ही नहीं, तो हम उस पर कैसे हमारी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कभी दो पैरेलल लाइन जो है ये कभी मिलेगी ही नहीं, और आप डिसाइड कर रहे हो कि मिलेगी तभी हम हमारी परफॉर्मेंस देंगे, तो ऐसे ये सारी जो सिचुएशन है ये वॉइड होती है, आप एनफोर्स नहीं करवा सकते हो इन्हें। अब अगला टॉपिक आता है हमारा दोस्तों क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, अर्ध संविदा जिसे कहते हैं। ये आधा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें कुछ ना कुछ एक या एक से ज़्यादा जो एसेंशियल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, संविदा बनने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो कुछ मिसिंग होती है। वैसे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसका हम मतलब समझते हैं। क्वाजी का अगर हम इंग्लिश में सिंपल मतलब देखें तो उसका मतलब होता है लाइक, मतलब ये लाइक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें एक या एक से ज़्यादा जो भी एसेंशियल्स होते हैं। जैसे कि हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बनता है कॉन्ट्रैक्ट, एक ऑफ़र आता है, उसकी एक्सेप्टेंस होती है, प्रॉमिस बनता है, साथ में कंसिडरेशन दिया जाता है, तो एक एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट को जब एनफोर्स करवा पाते हैं तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसके लिए क्या चाहिए, पार्टीज़ का फ्री कंसेंट हुआ होना चाहिए, जो आपने सब्जेक्ट मैटर है वो आपका
जो ऑब्जेक्ट है आपका वो लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। इनमें से अगर कुछ मिसिंग होता है तो वो जो संविदा बन रहा है वो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। इसका हम मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ये होता है दोस्तों, जहाँ पे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करता है, या तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करता है या दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे वो किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ पेमेंट देता है, कुछ मॉनेटरी या फाइनेंशियल बेनिफिट देता है। तो कोर्ट ये कहती है कि जिस भी व्यक्ति को फ़ायदा हुआ है, जब एक व्यक्ति ने दूसरे के लिए काम किया तो इसको फ़ायदा हुआ, या इसके बिहाफ पे इसने सी को पैसा दिया तब भी इसको फ़ायदा हुआ। तो कोर्ट ये कहता है कि आप सिर्फ फ़ायदा लेके मत बैठो, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप दूसरे व्यक्ति को वापस से रीस्टोर करो बेनिफिट। आपने जो भी फ़ायदा उठाया है, आप सिर्फ फ़ायदा लेके मत बैठो, आपकी ड्यूटी है कि आप उसको वापस से कुछ इन रिटर्न दो। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये इनका बेसिस होता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। समानता का जो प्रिंसिपल होता है वो इनका बेसिस होता है। वो सिंपली ये बताता है, जहाँ पे एक व्यक्ति ने अगर सामने वाले व्यक्ति को कुछ ऐसा किया है जिससे उसको फ़ायदा मिला है, तो सामने वाले व्यक्ति की ड्यूटी बन रही है कि वो वापस से इन रिटर्न कुछ करे। अब जैसे कि एक व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति के लिए कुछ किया था, अब यहाँ पे ना ऑफ़र आया ना एक्सेप्टेंस आया, तो जो एसेंशियल्स हैं वो मिसिंग है। या अगर उसने माइनर के लिए कुछ किया था, तो अब माइनर पता चल रहा है कि इनकॉम्पिटेंट पर्सन है, और मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं उसके रिक्वायरमेंट होती है कि कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए। जैसे तो इससे हमें पता चल रहा है कि एक या दो जो भी एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो मिसिंग है, बट फिर भी ये एक संविदा है, हम इसको एनफोर्स करवा सकते हैं। इसका लीगल इफ़ेक्ट अगर हम देखें तो इसका लीगल इफ़ेक्ट यही होता है कि इनको एनफोर्स कराया जा सकता है, और दोनों पार्टी की सेम राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट बनता उसके अंदर जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ होते हैं वही राइट्स एंड ड्यूटीज़ इसके अंदर भी होते हैं। तो इसको अगर हम सम अप करें, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के फ़ायदे के लिए कुछ करता है, या उसके बिहाफ पे किसी तीसरे व्यक्ति को कुछ पैसा देता है, या जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट देता है। तो कोर्ट कहता है कि जिस व्यक्ति को फ़ायदा मिला है उसकी ड्यूटी है कि वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को फॉलो करे, और जिस व्यक्ति ने अपनी परफॉर्मेंस दी थी उसके रिस्पेक्ट में इन रिटर्न कुछ करे। इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनको हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट के तरह होते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं होते हैं क्योंकि एक या दो जो भी एसेंशियल्स हैं वो मिसिंग हैं इसके अंदर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। जो सेक्शन 68 है फ्रेंड्स, उसमें 68 से आगे हम देखेंगे 72 तक है, उसमें बता रखे हैं कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरीके के हो सकते हैं। पहला आता है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू पर्सन इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन होती है कॉम्पिटेंसी की, बट वो मिसिंग है, तो ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर एक व्यक्ति ने किसी इनकॉम्पिटेंट पर्सन को कुछ नेसेसरी सप्लाई करी है, नेसेसरी मतलब कुछ जो भी उस व्यक्ति की, इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति के लिए ज़रूरी था, उसको अपनी लाइफस्टाइल कैरी करने के लिए जो भी उसके लिए ज़रूरी था, या तो उसको दिया है, या जो व्यक्ति उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, मतलब ए ने सपोज़ करो बी को कुछ सप्लाई दी, बी जो है वो माइनर है, या तो उसने माइनर को कुछ ऐसा दिया, या इसके ऊपर जो भी लोग डिपेंडेंट थे, सी डी जो भी जितने भी थे, उनको कुछ ऐसा दिया जो उनकी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, और इसमें जो सामने वाला व्यक्ति है, जैसे कि जो बी था, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो ए को वापस से कुछ रीएम्बर्स करे, कुछ इन रिटर्न दे। अब जैसे कि लाइबिलिटी ऑफ इनकॉम्पिटेंट पर्सन देखें तो पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन था उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं बनती है कि वो सब कुछ जाके रीपे करे, बट जो भी उसको फ़ायदा मिला है उसके रिस्पेक्ट में उसको कुछ इन रिटर्न ए को देना ही पड़ेगा। वो अपनी प्रॉपर्टी में से रीएम्बर्स कर सकता है, सामने वाले व्यक्ति को दे सकता है, बट पर्सनली लायबल नहीं होगा। मीनिंग ऑफ नेसेसिटीज़ का वही मतलब होता है दोस्तों, जब जो भी ज़रूरी है एक ज़िंदगी निकालने के लिए, या मतलब जिस भी व्यक्ति को वो दे रहा है तो उस व्यक्ति की लाइफस्टाइल कैसी है उस पर डिपेंड करता है, और वो सारी चीज़ें उसके पास ऑलरेडी पोजीशन में नहीं होनी चाहिए। अगर इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति के पास वो ऑलरेडी है
तो ये नेसेसरी नहीं माना जाएगा। बट ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, मतलब कि उसको लाइफ निकालने के लिए वो सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और उसके पास वो ऑलरेडी नहीं है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को नेसेसरीज सप्लाई करता है तो सामने वाले व्यक्ति की ड्यूटी बनती है कि वो उसको वापस से रीइम्बर्स करे। अगला आता है पेमेंट बाय पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब होता है दोस्तों कि जैसे ए बी है, बी का कुछ पेमेंट बाकी था सी को देने का, तो ए ने बी के बिहाफ पे सी को पेमेंट दे दिया, तो बी की ड्यूटी बनेगी कि वो ए को वापस से पैसा दे। बी की ड्यूटी बनेगी कि वो ए को वापस से जो भी अमाउंट ए ने बी के बिहाफ पे दिया था उसको वापस दे। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि जो पर्सन है जो पेमेंट दे रहा है वो बाउंड नहीं है, उसकी मतलब ऐसे ए के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि वो पैसा दे, बट फिर भी उसका सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट था, उसने पैसा दे दिया। और अगर उसने पैसा दे दिया है तो बी की वापस ड्यूटी बनेगी कि वो रीएम्बर्स करे ए को। अगला आता है ऑब्लिगेशंस ऑफ पर्सन्स एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। ये सेक्शन 70 में बता रखा है। ये बोलता है कि अगर पर्सन लॉफुली कुछ करता है किसी व्यक्ति के लिए, या तो कुछ काम कर दिया या कुछ डिलीवरी दे दी किसी व्यक्ति के बिहाफ पे, और वो कैसे कर रहा है, स्वेच्छापूर्वक कर रहा है, वॉलेंटरली वो ये काम कर रहा है, उसको किसी ने बोला नहीं था कि तुम ये करो या उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि तुम ये करो, और वो एक्ट जो है वो नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट है। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है, जहाँ एक व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वेच्छापूर्वक किसी के रिस्पेक्ट में नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट करता है, तो सामने वाले व्यक्ति जिसको फ़ायदा मिला है, जिसको बेनिफिट मिला है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो वापस से ए को कुछ रीस्टोर करे, बेनिफिट या कुछ भी इन रिटर्न दे। अब यहाँ पे इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, जहाँ पे ए ने अपने हिसाब से परफॉर्मेंस दे दी थी, अपनी इच्छा से परफॉर्मेंस दी थी, यहाँ पे ना कोई ऑफ़र आया ना कोई एक्सेप्टेंस हुआ, बट उसने फिर भी काम कर दिया था, तो ये सारे जो कैटेगरी आई, ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज हैं फ्रेंड्स। अगला आता है फाइंडर ऑफ गुड्स। सेक्शन 71 जो है वो ये बताता है फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में। जब कभी भी किसी व्यक्ति को कोई गुड मिलता है, मतलब कोई भी जो भी मतलब ऑब्जेक्ट है या कुछ भी उसको चीज़ मिलती है, कहीं पे भी उसको मिलती है, तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है कि वो उस गुड्स को वैसे ही संभाल के रखे जैसे कि एक बेली कौन होता है दोस्तों, जिसके पोजीशन में कुछ चीज़ होती है, ओनरशिप नहीं होती है उसके पास, बट उसके पोजीशन में कुछ होता है, गुड्स जो होते हैं वो उसके पोजीशन में होते हैं। तो फाइंडर ऑफ गुड्स यही बताता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई गुड मिलता है तो उसकी सेम राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती है जो कि एक बेली की होती है। मतलब जैसे बेली उसका ध्यान रखता, वैसे ही वो जो व्यक्ति जिसको गुड मिला है, जिसको वो चीज़ें मिली है, वो उस गुड्स का वैसे ही ध्यान रखेगा जैसे कि जो बेलमेंट का कंसेप्ट है हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। बेली वही होता है जिसके पास पोजीशन में आया, तो वो व्यक्ति जैसे उन गुड्स का ध्यान रखता, वैसे ही फाइंडर ऑफ गुड्स वाला जो व्यक्ति है, जिसको जैसे सपोज करो रास्ते में कोई उसको गुड मिल गया, तो वो उसको वैसे ही रखेगा, उतनी ही अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म करेगा जैसे कि एक बेली करता। लास्ट आता है फ्रेंड्स मनी पेड अंडर मिस्टेक और कोवर्जन। जब कोई व्यक्ति गलती से बाय मिस्टेक या किसी ने थ्रेट दिया, किसी ने उसके ऊपर फोर्स डाला कि तुम्हें ये काम करना है, उसमें अगर वो किसी को मनी पे कर देता है, बाय मिस्टेक अगर उसने कर दिया है, या किसी कोवर्जन में आके, कोवर्जन जैसे कि हमने आगे की वीडियोस में समझा था, जब कोई थ्रेट दे देता है कुछ काम करने, ऐसा काम करने के लिए जो कि आईपीसी हमें मना करता है करने के लिए। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मनी पे कर देता है सामने वाले व्यक्ति को, तो जिसको फ़ायदा हुआ है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो वापस से रिटर्न कर दे, क्योंकि वो इन सारी मतलब मिस्टेक के अंडर या कोवर्जन के अंडर काम किया गया, उसको पैसा मिला गया, उसका वो फ़ायदा नहीं उठा सकता है। कोर्ट ये बोलता है कि आपकी ड्यूटी है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी, जो समानता वाली बात है, उसकी प्रिंसिपल के ऊपर आपके ऊपर ये ड्यूटी क्रिएट होती है कि आप ये सारी चीज़ें वापस रिटर्न करो, उसको बेनिफिट रिटर्न करो।
ये सब कुछ जो है फ्रेंड्स, ये सारी जो कैटेगरी है ये टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आती हैं। ये पूरी तरीके से संविदा नहीं होती है, बट इनको एनफोर्स करवाया जा सकता है, ये वैलिड होती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।